Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in today's session हम रिसर्च मेथडोलॉजी के PYQs देखेंगे. So basically ये सब PYQs अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी PhD एडमिशन टेस्ट के है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. So इसके रिगार्डिंग हम रिविजन सेशन आज लेंगे. ओके सो काफ़ी सारे PYQs मैंने पहले भी डिस्कस किए थे 1 मंथ बिफोर. ओके सो वो सारे लेक्चर्स आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेंगे, PhD जॉब्स एंड एडमिशन. ओके सो ये सब PYQs काफ़ी हेल्पफुल है आप सभी के लिए. जैसे कि अब आप सभी के एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, जस्ट ओनली 15 to 20 डेज बाकी है. सो आप सभी के प्रिपरेशन के लिए ये रिविजन सेशन है. दैट्स वाई ये रिविजन सेशन आपको एंड तक देखना है, ताकि आपके जो डाउट्स है वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट यू विल अंडरस्टैंड कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो MCQs है रिसर्च मेथडोलॉजी का वो एग्जैक्टली क्या है. ओके एंड आपको इन MCQs को प्रिपेयर भी करना है, प्रैक्टिस करना है. ओके सो जस्ट सी, so let us see about research methodology complete course in detail. Okay so इस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड AMU PhD एडमिशन टेस्ट को तो क्वालिफाई करेंगे ही, बिकॉज इफ़ यू आस्क टू प्रीवियस स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्लीट कोर्स को परचेस किया था, ओके उनके रिव्यू अगर आप देखोगे देन उनको ऑलमोस्ट 80 to 90% MCQs हमारे कोर्स के थ्रू ही पूछे गए थे AMU PhD एडमिशन टेस्ट में. ओके सो दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. ओके सो इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आपको इसमें हम फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. नोट्स में बेसिकली PDF फॉर्मेट में है ये सब नोट्स एंड बहुत ही इजी लैंग्वेजेस में है. ओके मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है. इसमें बेसिकली आप 400 MCQs तो सॉल्व करोगे ही, बट एज वेल आपको समझ में आता है कि CBT मोड के थ्रू एग्ज़ाम कैसी देनी है. ओके इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्लस PYQs का PDF हमने प्रोवाइड किया है, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है. एंड इन्हीं PDF में से आपको 80 to 90% MCQs गारंटीड एज इट इज़ मिलते हैं AMU PhD एडमिशन टेस्ट में. ओके सो दैट्स दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल. एंड ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड करते हैं. सो अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की 100% गारंटीड सिलेक्शन जो है वो करवा देते हैं. ओके बिकॉज उतनी तैयारियां हम सभी करवा देते हैं. ओके फाइन सो नाउ लेट अस बिगिन. अ पायलट स्टडी इज डन टू. हम पायलट स्टडी क्यों करते हैं? ऑप्शन देखिए, क्रिएट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के लिए, ड्रॉ सैंपल, सैंपल को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, राइट अ रिसर्च स्टेटमेंट, रिसर्च स्टेटमेंट को राइट करने के लिए, टेस्ट द टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च. ओके जो टूल्स हम रिसर्च में यूज़ करने वाले हैं उनको टेस्ट करने के लिए. पायलट स्टडी का मतलब ये होता है कि स्मॉल स्केल स्टडी. ओके सो इसका मतलब ये होता है कि इसमें बेसिकली हम स्मॉलर पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं, एंड दैट टू ये बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन का स्टडी भी होता है, बिकॉज पॉपुलेशन साइज भी बहुत कम होती है. ओके एंड ये स्टडी हम करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि आगे रिसर्च करने में कितनी फिजिबिलिटी है. दैट्स वाई आगे के रिसर्च में अगर हम कोई मेथडोलॉजी, कोई टूल्स यूज़ करने वाले हैं, सो ऐसे टूल्स को टेस्ट आउट करने के लिए हम पायलट स्टडी पहले करते हैं बिफोर beginning the proper research study. That's why here your correct answer should be what? Answer 4, that is test the tools to be used in research. The full form of MLA is, MLA का full form क्या है? Modern Linguistics Association, Modern Language Association, Modern Literature Association, Modern Library Association. So MLA ये एक citation की स्टाइल है जिसका full form है Modern Language Association. Okay? Next. So students, let us see quickly about पेपर टू स्टडी मटेरियल जो हम सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, सो दैट सारे स्टूडेंट्स AMU PhD एडमिशन टेस्ट में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाए, उनके जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए रिगार्डिंग द सेक्शन 2. ओके जिसमें आपको रिसर्च सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं.
सो इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस, नोट्स एंड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करते हैं. सो एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज हम प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स जो है उनका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से होता है. यह स्क्रीन पर जितने भी सारे मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं, ऑन ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स करंटली वी हैव पेपर टू स्टडी मटेरियल. इफ यू वांट स्टडी मटेरियल फॉर एनी अदर सब्जेक्ट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. पेपर टू स्टडी मटेरियल की फीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की जो सिलेक्शन है गारंटीड दैट टू वो हम करवा देते हैं, बिकॉज उतनी तैयारियां हम सभी आपके करवा देते हैं. ओके, टू ज्वाइन आवर कोर्सेस आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर टू स्टडी मटेरियल ये आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट एज वेल इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू सेशन, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में ज़्यादातर क्वेश्चंस ये पेपर 2 के ऊपर ही पूछे जाते हैं. ओके, चूज द करेक्ट रेफरेंस अकॉर्डिंग टू एपीएस स्टाइल. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द एपीएस स्टाइल आपको यहाँ पे करेक्ट रेफरेंस सिलेक्ट करना है. एपीएस स्टाइल ये एक साइटेशन की स्टाइल है एंड एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. ओके, लेट अस सी द ऑप्शंस. फिलिप्स डी 1989, लॉन्गमैन प्रिपरेशन कोर्स फॉर टोफल, न्यूयॉर्क, लॉन्गमैन. डी फिलिप्स 1989, लॉन्गमैन प्रिपरेशन कोर्स फॉर टोफल, न्यूयॉर्क, लॉन्गमैन. फिलिप्स डी 1989, लॉन्गमैन प्रिपरेशन कोर्स फॉर टोफल, लॉन्गमैन, न्यूयॉर्क. फिलिप्स डी लॉन्गमैन प्रिपरेशन कोर्स फॉर टोफल, लॉन्गमैन, न्यूयॉर्क, 1989. ओके, सो स्टूडेंट्स एपीएस स्टाइल जो है इससे जब भी आप साइटेशंस लिखते हो देन उसमें सबसे पहले आपको ऑथर का सरनेम लिखना होता है. जस्ट राइट द ऑथर सरनेम फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो इफ यू सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस देन इसमें सेकेंड ऑप्शन में पहले ऑथर का सरनेम लिखा नहीं है, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है. सो बचे हुए ऑप्शन क्या है 1, 3 एंड 4. सो इसमें सभी में ऑथर का सरनेम पहले लिखा है. ऑथर का सरनेम पूरा लिखने के बाद आपको ऑथर का जो नाम होता है उसका इनिशियल लिखना पड़ता है. इनिशियल, सिर्फ इनिशियल. जैसे कि यहाँ पे देखो फिलिप्स डी मेंशन किया है, सो ये क्या है सिर्फ इनिशियल. ये भी आपको सभी में दिखाई देगा. उसके बाद आपको ब्रैकेट में पब्लिकेशन ईयर लिखना है. जैसे कि इफ यू सी हियर यहाँ पे ब्रैकेट में 1989 ईयर लिखा है विच इज़ नथिंग बट व्हाट पब्लिकेशन ईयर. सो ये आपको ऑप्शन 1 एंड 3 में दिखाई देगा, 4 में नहीं है. सो दिस ऑप्शन गेटिंग एलिमिनेटेड. ओके, आफ्टर दैट आपको टाइटल लिखना होता है. ओके, जैसे कि अगर कोई बुक है उस बुक को आपने रेफर किया है सो उस बुक का यहाँ पे टाइटल आएगा. अगर कोई जर्नल आर्टिकल है उसको आपने रेफर किया है सो उसका यहाँ पे टाइटल आएगा. जैसे कि देखो यहाँ पे लॉन्गमैन प्रिपरेशन कोर्स फॉर टोफल, ये क्या है उस पर्टिकुलर बुक का टाइटल है. सो ये जो रेफरेंस है ये बेसिकली बुक का रेफरेंस है, बुक. ओके, सो इसका टाइटल यहाँ पे मेंशन किया है जो कि आपको फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही ऑप्शन में दिखाई देगा. देन उसके बाद आपको प्लेस यहाँ पे मेंशन करनी है कि इस बुक के पब्लिकेशन की जो प्लेस है वो क्या है, उसका पब्लिशर क्या है. जैसे कि यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क लॉन्गमैन मेंशन किया है. सो पहले तो प्लेस मेंशन की है, देन आफ्टर दैट यहाँ पे उस पब्लिशर का नाम मेंशन किया है. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन 1. ओके, न्यूयॉर्क लॉन्गमैन. ओके, फाइन. नेक्स्ट, median refers to, this is very easy, middle value, average score, mediocre level, percentile score. Obviously median refers to what? Middle value. Okay, next, action research is, अब action research क्या है? A form of inquiry which is carried out with a lot of action, a form of inquiry which is chiefly based on data analysis, a form of self-reflective inquiry carried out by practitioners aimed at solving problems, a more sophisticated version of statistical research. So here your correct answer should be option 3, because action research ये एक साइक्लिकल रिसर्च होता है. मतलब इसके जो स्टेप्स होते हैं ये साइक्लिक होते हैं. ओके, जिसकी शुरुआत बेसिकली
आपके प्लानिंग से होती है, देन प्लानिंग के बाद आपको एक्शन करना है, देन एक्शन के बाद आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व के बाद रिफ्लेक्शन. सो अगेन रिफ्लेक्ट के बाद ये प्लानिंग की जो स्टेप है वो वापस आती है. सो ये एक साइक्लिकल स्टेप है एंड दैट्स वाई ये एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी है जो प्रैक्टिशनर्स करते हैं, प्रैक्टिशनर्स यानी कि रिसर्चर्स करते हैं, जिनका एम यही होता है सिर्फ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो जितने भी सारे इमीडिएट प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करना, ये इसका एक महत्वपूर्ण एम है. ओके, सो एक्शन रिसर्च ये बेसिकली एजुकेशन फील्ड में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जहाँ पे लर्निंग एंड जो टीचिंग प्रोसेस होती है ओके उसमें इनोवेशन लाने के लिए, वहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च ज़्यादातर यूज़ करते हैं. ओके, अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स विच में डिफर फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप और पर्सन टू पर्सन इज कॉल्ड. ओके, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है या फिर प्रॉपर्टी है जो ग्रुप से ग्रुप तक डिफर करती है या फिर पर्सन से पर्सन तक डिफर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएंट, वेरिएबल, वेरिएंस, वेरिएशंस. सो उसे कहते हैं व्हाट? वेरिएबल. दिस इज वेरी इजी. ओके, एक्सक्यूज मी. Standard deviation can be used to show how much a set of scores vary from the. So यहाँ पे आपको standard deviation की proper definition दी है. So standard deviation का मतलब ये होता है कि ये basically measure करता है कि आपके जो scores होते हैं वो कैसे vary होते हैं from the what? Mean score, lowest score, highest score, then previous score. सो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है कि आपके जो स्कोर्स है वो मीन स्कोर से कितने वैरी होते हैं. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. एनोवा स्टैंड्स फॉर. नाउ एनोवा क्या है? ऑटोनॉमी ऑफ वेरिएंस, अनाग्राम ऑफ वैलिडिटी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वैलिडिटी. सो एनोवा ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके, एंड इसका मतलब ये होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ओके, एनोवा का ये फुल फॉर्म है. द एवरेज स्कोर ऑफ अ टेस्ट कंपोनेंट इज रेफर्ड टू एज. ओके, जो एवरेज स्कोर होता है टेस्ट कंपोनेंट का उसे हम क्या कहते हैं? मीडियन, हिस्टोग्राम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन. ऑब्वियसली एवरेज को हम क्या कहते हैं? मीन. एंड यहाँ पे टेस्ट कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर आप टेस्ट करना चाहते हो, जिस डेटा सेट के ऊपर आप टेस्ट करना चाहते हो वो. ओके, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ. नाउ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब क्या है कि किस एक्सटेंट के साथ क्या होना चाहिए? मेजर्स द एबिलिटी और ट्राइट इन क्वेश्चन, corresponds with the syllabus, has the appearance of a valid test, yields the same score as the previous test. Okay, so construct validity का मतलब ये होता है कि कितने extent के साथ research study जो है research study जो है वो measure करता है what it claims to measure. जैसे कि for example theoretical concept है, construct है, etc. So let me tell you again, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि कितने एक्सटेंट के साथ और कितने एक्सटेंट तक रिसर्च स्टडी उस चीज़ को मेजर करता है जिस चीज़ को उसे मेजर करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडरलाइंग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है या फिर कंस्ट्रक्ट है. एंड दैट्स हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट दिस. ओके, ऑप्शन 1 measures the ability or trait in question. Okay, extent to which a research study measures the ability or trait in question. Okay, the first step of research is, now research की पहली step क्या है? Selecting a problem, searching for a problem, finding a problem, identifying a problem. Obviously पहली step है research की identifying a research problem. Okay, आइडेंटिफाई द वन विच इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स. तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं एंड फ्रॉम दिस ऑप्शंस देर इज़ ओनली वन ऑप्शन जो कि प्राइमरी सोर्स नहीं है. थीसिस, इंटरव्यू, टेक्स्ट बुक, क्वेश्चनर. ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक इज अ सेकेंडरी सोर्स. ओके, ये प्राइमरी सोर्स नहीं है. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर.
if you use someone else's words or ideas without crediting them, what are you guilty of? अगर आप किसी और दूसरे व्यक्ति के वर्ड्स और आइडियाज यूज कर रहे हो एंड विदाउट क्रेडिटिंग देम, विदाउट एक्नॉलेजिंग देम, देन आप किसके लिए गिल्टी हो? प्लेजरिज्म, सेंसरशिप, स्लैंडर, ऑल ऑफ द अबव. सो ऑब्वियसली यू आर गिल्टी ऑफ प्लेजरिज्म. इसे कहते हैं व्हाट? प्लेजरिज्म. डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी. इनमें से कौन सा बिब्लियोग्राफी का हिस्सा नहीं है? अल्फाबेटिक ऑर्डरिंग ऑफ आइटम्स, टाइटल ऑफ आर्टिकल्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कोटेशन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बिब्लियोग्राफी का पार्ट नहीं है वो है कोटेशन, बिकॉज कोटेशन ये हमेशा इन टेक्स्ट रहते हैं. ओके, सो जब भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहे हो, ओके, उसमें जो इन टेक्स्ट कोटेशंस रहते हैं, जो इन टेक्स्ट में लिखा होता है ना फ्रेजेस, ओके, जिन्हें हम एक्नॉलेज करते हैं, सो उन्हें कहते हैं व्हाट? कोटेशन. सो कोटेशन ये बिब्लियोग्राफी में हम लिखते नहीं है, बिकॉज बिब्लियोग्राफी में एक प्रॉपर लिस्ट होती है रेफरेंसेस की. ओके, सो बिब्लियोग्राफी जब भी हम लिखते हैं देन उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ उसे लिखा जाता है. इसमें आर्टिकल्स के टाइटल हम लिखते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं, चाहे वो बुक हो चाहे वो आर्टिकल हो एक्सेट्रा. सो इसमें एक कोटेशन नहीं होता है. ओके, इन अ डिडक्टिव रीजनिंग द कंक्लूजन फ्रॉम टू निगेटिव प्रीवाइसेस विल बी. ओके, नाउ डिडक्टिव रीजनिंग में अगर कोई भी कंक्लूजन हमें मिलता है दैट टू फ्रॉम टू निगेटिव प्रीमाइसेस, देन वो कंक्लूजन कैसा होगा? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, नो कंक्लूजन डिराइव्स. अगर दो निगेटिव प्रीमाइसेस से हमें कंक्लूजन मिल रहा है फ्रॉम द डिडक्टिव रीजनिंग, देन उसमें कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे निकलेगा नहीं, बिकॉज दोनों भी निगेटिव प्रीमाइसेस है. सो यू वोंट गेट एनी कंक्लूजन. ओके, रिसर्च डिजाइन ऑफ अ स्टडी शुड नॉट इंक्लूड. सो जो रिसर्च डिजाइन होता है, ओके, उसमें इनमें से कौन सी बात नहीं होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, फाइंडिंग्स, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च. सो उसमें क्या नहीं होता है? फाइंडिंग्स नहीं होते हैं. इट शुड नॉट इंक्लूड फाइंडिंग्स, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्टिव्स होता है, इसमें हाइपोथेसिस होता है, एंड रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं रिसर्च का. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए पहली स्टेप क्या है? सर्चिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम्स, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, searching for solutions to the problem. Obviously here your correct answer should be option 3, that is identification of problem. देखो ये IMP है क्वेश्चन. ओके, ये हमेशा पूछा जाता है कि पहली स्टेप बताओ रिसर्च की, एंड ये बहुत इजी भी है, बहुत बेसिक है, बट स्टिल काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें भी इनकरेक्ट आंसर्स देते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ ट्रिकी ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन करते हैं. बट हमेशा याद रखिए करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ problem, that is research problem. Excuse me. Qualitative data is, now qualitative data क्या होता है? Superior in quality, recorded in non-numerical form, recorded in numerical form, very reliable. So qualitative data ये हमेशा हम non-numerical format में ही record करते हैं, right? This is the best and correct answer. Qualitative research method does not contain the following. Qualitative research method में इनमें से कौन सी बात नहीं है? Ethnographic element, inductive approach, statistical inquiry, descriptive. देखो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यानी कि ऐसी मेथड जहाँ पे हम क्वालिटेटिव डेटा को यूज़ करते हैं एंड उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं बेसिकली, एंड इसमें हम मीनिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं, एज वेल जो ह्यूमन बिहेवियर है, ओके, वॉट एवर वी हैव फील अबाउट, उसके ऊपर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. दैट्स वाई इसमें एथनोग्राफिक एलिमेंट तो आता है, यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच आता है जो कि एग्जैक्टली अपोजिट है डिडक्टिव अप्रोच से, राइट, एंड एज वेल इसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट ज़्यादा रहता है rather than ऑब्जेक्टिव पार्ट. ओके, सो दैट्स हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 3, बिकॉज इसमें किसी भी प्रकार की स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती नहीं है. ओके, ANOVA stands for, again the similar question repeat हुआ है ये, that's this is very important.
autonomy of variance, anagram of validity, analysis of variance, analysis of validity. So correct answer should be what? Analysis of variance. Okay. A variable that is an inherent part of the system being studied and that is determined from within the system. A variable that is caused by other variables in a causal system is known as. So इनमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो इनहेरेंट पार्ट है सिस्टम का, एंड इस वेरिएबल को बेसिकली हम स्टडी करते हैं, इसे हम डिटरमिन करते हैं फ्रॉम विद इन द सिस्टम, एंड ये वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल की वजह से आता है इन अ कॉजल सिस्टम. सो इस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? एंडोजिनस वेरिएबल, डाइकोटोमस वेरिएबल, एक्सोजिनस वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल. सो इस वेरिएबल को कहते हैं व्हाट? एंडोजिनस वेरिएबल, बिकॉज ये इनहेरेंट पार्ट है सिस्टम का. सो इनहेरेंट मतलब इनसाइड, मतलब एंडोजिनस. सो ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहता है. दैट्स वाई ये जो है यहाँ पे मेंशन किया है कि वेरिएबल दैट इज कॉज्ड बाय अदर वेरिएबल्स. ओके, सो एग्जैक्टली वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल्स की वजह से आता है. सो स्पेसिफिकली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से यहाँ पे होता है. दैट्स वाई दिस विल बेसिकली व्हाट? एंडोजिनस वेरिएबल, नथिंग बट डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड जो यहाँ पे एक्सोजिनस वेरिएबल है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, फाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च? इनमें से कौन सी रिसर्च के मेथड नहीं है? ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल, सर्वे, फिलोसॉफिकल. ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 4 फिलोसॉफिकल. यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना गलती कर बैठते हैं. ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज है कि ऑब्जर्वेशन सही आंसर है या फिर फिलोसॉफिकल है. बट हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी फिलोसॉफिकल, बिकॉज फिलोसॉफिकल इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड रिसर्च मेथड, बट ऑब्जर्वेशन इज अ कॉमनली यूज्ड. बेसिकली ये तो मोस्ट कॉमन मेथड है. ओके, एंड हमने ये पढ़ा भी है कि ये एक डेटा कलेक्शन टेक्निक है, डेटा कलेक्शन मेथड है ये. बट फिलोसॉफिकल ये कोई डेटा कलेक्शन मेथड है ही नहीं. ओके, the study in which investigators attempt to stress the effects is known as. ओके, इनमें से कौन सा स्टडी ऐसा है जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट करते हैं कि वो इफेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें? सर्वे रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, देन हिस्टोरिकल रिसर्च, समेटिव रिसर्च. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, बिकॉज एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हैं जब कोई भी फैक्ट्स हो जाती है. सो उस फैक्ट में जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. सो बेसिकली जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे होते हैं जिन्हें हम इफेक्ट्स कहते हैं, सो उन इफेक्ट्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ताकि हम जान सके कि ये इफेक्ट्स क्यों हुए हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है. दैट्स वाई यहाँ पे हम इफेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ट्रेस करते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वांटिटेटिव रिसर्च? तो यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च रिलेवेंट जो बेस्टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है. द कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा and attempt to confirm the researcher's hypothesis, research that is exploratory, research that attempts to generate a new theory. Obviously here your correct answer should be what? Option 2, because quantitative research में basically हम यही करते हैं ना, we attempt to confirm what? Hypothesis, ताकि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके, ताकि हमें आंसर्स मिल सके. ओके, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज. जो फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च है उसे हम किस प्रकार क्लासिफाई करते हैं? एम्पिरिकल, हिस्टोरिकल, देन एक्सपेरिमेंटल, देन बायोग्राफिकल. हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? एम्पिरिकल, बिकॉज फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च का मतलब ये होता है कि वहाँ फील्ड में जाके रिसर्च करना. सो फील्ड में जाके मतलब नेचुरल सेटिंग्स में जाके करना. सो वहाँ पे आपको डेटा मिलेगा विच इज़ नथिंग बट व्हाट? प्राइमरी डेटा. सो आप वॉट एवर यू विल ऑब्जर्व, वॉट एवर यू विल सेंस, वही एविडेंस प्रूफ डेटा आपको वहाँ पे मिलेगा. सो इस डेटा को कहते हैं व्हाट? एम्पिरिकल डेटा. ओके, एंड दैट्स व्हाई फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज व्हाट? एम्पिरिकल. ओके, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल में तो हम सब कुछ आर्टिफिशियल बना देते हैं, राइट? सो ये तो आएगा नहीं. ओके, बायोग्राफिकल नहीं आएगा, हिस्टोरिकल भी नहीं आएगा. सो दैट्स वाई.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ हाइपोथेसिस, इनमें से कौन सी हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है? बेसिस ऑन फैक्ट्स बीइंग कंसीवेबल, कॉन्ट्राडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर, allow consequences to be deduced from it. Obviously correct answer should be option 3, contradict the knowledge of nature. अगर कोई भी hypothesis जो nature का knowledge है उसके साथ opposite है, contradict करता है, then obviously that hypothesis won't be accurate. So ये यहाँ पे requirement नहीं है. So this is your correct answer. बाकी सब requirement है. The objective of a research can be written. So जो research का objective है वो हम कैसे लिखते हैं? ओनली इन क्वेश्चन फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म, सिर्फ बोथ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट फॉर्म्स इन हाइपोथेटिकल फॉर्म. ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव को दोनों ही फॉर्मेट्स में लिखते हैं, क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट. ओके, साइन क्वा नॉन ब्रैकेट में लिखा है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ गुड रिसर्च. मतलब गुड रिसर्च का इसेंशियल एलिमेंट क्या है? अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस, अ गुड रिसर्च सुपरवाइजर, एडिक्वेट लाइब्रेरी, अ वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम. ऑब्वियसली गुड रिसर्च का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है अ वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम. ओके, अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी, गुड हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज, स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट विथ मोस्ट नोन फैक्ट्स, फॉर्मुलेटेड इन अ सच अ वे that it can be tested by the data of limited scope and should not have global significance, all of the above. So here your correct answer should be option 4 because hypothesis में ये सब characteristic होने चाहिए. It should be precise, it should be specific, ये consistent भी होना चाहिए with the most known facts as well. ये हमें इस प्रकार फॉर्मुलेट करना है, ओके, ताकि हम उसे टेस्ट कर सके बाय यूजिंग द डेटा वॉट एवर वी हैव कलेक्टेड. इसका स्कोप ये हमेशा लिमिटेड होना चाहिए. इट शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस की. ओके, हाइपोथेसिस कैनॉट बी स्टेटेड इन, हम हाइपोथेसिस को किस में स्टेट नहीं कर सकते? नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स, डिक्लरेटिव टर्म्स, जनरल टर्म्स, none of the above. So obviously hypothesis को हम general terms में कह नहीं सकते because hypothesis ये एक scientific statement है. So इसे कभी भी general terms में कभी भी mention नहीं किया जाता है. इधर आप hypothesis को null या फिर question formats में भी state कर सकते हो या फिर declarative format में भी बता सकते हो, but not in general terms. Okay? So yeah, thank you for watching today's session. ये एक proper revision session था. ओके, जितने भी सारे PYQs हमने पहले पढ़े थे, सो उनमें से कुछ PYQs जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, सो वो मैंने इस सेशन में कवर किए हैं. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.